Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 2 on the trail of the earliest people from class 6th history semester 1. Hello students, so let's start our chapter 2 from page number 11. Tushar's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai from his cousin's wedding. They were travelling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो यहाँ पे तुषार की जो ट्रेन जर्नी है उसके बारे में बताया गया है। तो तुषार जो है वो अपने चचेरे भाई की शादी के लिए दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और वो खिड़की की सीट पर बैठने में वो बैठने में एकदम सफल रहा था, क्योंकि हर किसी को जब ट्रेन में या बस में ट्रैवल करता है तो खिड़की की सीट पे बैठना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए। तो जब वो वहाँ बैठा था तो उसकी जो नाक है वो कांच के फलक से एकदम चिपकी हुई थी, जैसा कि उन्होंने पेड़ और घरों को उड़ते हुए देखा। वो इस तरह से एकदम चिपका के बैठा हुआ था अपनी नाक खिड़की से, और विंडो से बाहर वो पेड़ों को, घरों को, ऐसा उसको दिख रहा था जैसे वो उड़ रहे हैं। तभी उसके जो चाचा हैं उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम्हें पता है कि रेलगाड़ियों का उपयोग लगभग 150 साल पहले किया गया था और कुछ डेकेड्स बाद लोगों ने बसों का उपयोग करना शुरू किया। तो जो तुषार था वो सोच रहा था, जब लोग ये सब चीज़ें नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं थी, बसें नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे यात्रा करते थे? क्या उन्होंने अपना पूरा जीवन जहाँ जन्म लिया है क्या वहीं उन्होंने पूरा निकाल दिया, या वो दूसरी जगह कभी गए हैं? तो इस तरह से वो सोच रहा था। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? यानी कि जो सबसे शुरुआती पीपल थे, जो सबसे शुरुआती लोग थे, तो वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर वो गए? वी नो अबाउट पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name came from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. The immense variety of the plants in a tropical land like us meant that gathering plants produce was an extremely important means of obtaining food. तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो 2 मिलियन साल पहले सब कॉन्टिनेंट्स में रहते थे। तो आज हम उन्हें हंटर गैदरर्स के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये नाम उस तरीके से आता है जिससे वो अपने भोजन को इकट्ठा करते थे। आमतौर पर ये लोग क्या करते थे, उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार किया, मछली और पक्षियों को पकड़ा, जो उन्हें जंगलों से जो फल हैं या फिर जड़ें हैं, नट्स हैं, जो बीज हैं, जो पत्ते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो डाल है और अंडे, ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे अपने खाने के लिए। तो हमारे जैसे ट्रॉपिकल लैंड पर पौधों की इतनी ज़्यादा विशाल विविधता का मतलब था कि भोजन प्राप्त करने के लिए पौधे का उत्पादन एकत्र करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन था उस समय। None of these things was easy to do. There are several animals that run faster than us, many that are stronger. To hunt animals or catch fish and birds, people need to be alert, quick, and have lots of presence of mind. To collect plant produce, you need to find out which plants or parts of plants are edible, that is, can be eaten. As many can be poisonous. You also need to be find out about the seasons when the fruits ripen. तो इनमें से कोई भी काम करना आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, कई ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जानवरों का शिकार करने के लिए या मछली और पक्षियों को पकड़ने के लिए लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता था और बहुत दिमाग चलाना पड़ता था।
उनको ये देखना पड़ता था कि कौन सा एनिमल कब आता है, कब पानी पीने आता है, कब हम उसे पकड़ सकते हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम अलर्ट रहना पड़ता था। इसी तरह से जो पौधों की उपज है, जो पौधे को ये इकट्ठा करते थे खाने के लिए, तो उनको ये पता लगाना पड़ता था कि इसमें से कौन सा जो पौधा है, कौन से पौधे का हिस्सा हमें खाना चाहिए, कौन से पौधे का हिस्सा खाने योग्य है, मतलब कौन सी चीज़ है इसमें से हम खा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो पौधे आते थे वो काफ़ी सारे पौधे जहरीले होते थे। तो फूलों को जो इवन जो फल वगैरह जो फ्रूट्स है उनको पकने पर ही खा सकते हैं। तो उस सीज़न का भी उनको पता होना चाहिए था कि कौन से सीज़न में ये जो फ्रूट्स वगैरह हैं ये पक जाते हैं। तो ये सारी नॉलेज उनको होनी होती थी। Now list the skills and knowledge that the children of this communities had. Do you have the skills and knowledge? तो उन कौशलों और ज्ञान की लिस्ट बनाए जो इन कम्युनिटीज़ के बच्चों के पास थी। क्या आपके पास ये कौशल और ज्ञान है? तो There are at least 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place. तो कम से कम 4 कारण हैं कि क्यों जो ये इंसान हैं, ये जो हंटर गैदरर्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह खाना इकट्ठा करने के लिए जाते थे, मूव करते थे। फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. तो पहला रीज़न तो ये है कि एक जगह से एक जगह पर अगर वो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए रुक जाते थे तो उस जगह पर जो अवेलेबल प्लांट्स या एनिमल्स होते थे, जो रिसोर्सेज उनको मिलता था, वो कुछ समय तक ही चलता था और फिर ख़त्म हो जाता था क्योंकि वो उसको यूज़ कर लेते थे। लेकिन उसके बाद क्या, तो उसके बाद उनको खाने की तलाश में दूसरी जगह जाना ही पड़ता था। सेकेंड, animals move from place to place either in search of smaller prey or in case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. So that is why those who hunted them had to follow their movements. दूसरा ये था कि जो जानवर थे तो वो अपने छोटे शिकारी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या जैसे कि जो हिरन है या फिर कोई जंगली जानवर है, तो जो जंगली जानवर है वो किसी दूसरे जानवर की तलाश में इधर से उधर जाता था। अगर कोई हिरन है या और कोई छोटा सा प्राणी है जो घास फूस खाता है तो वो घास या फलों या पत्तों की तलाश में इधर उधर जाता था। तो ये लोग उनके पीछे इधर उधर जाते थे शिकार करने के लिए और फिर दूसरी जगह जाके ये लोग बस जाते थे। तो इस तरह से इनकी मूवमेंट्स होती थी। थर्ड, plants and trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तीसरा ये था कि पौधे और जो पेड़ है वो अलग अलग मौसम में फल देते हैं, तो इसीलिए लोग विभिन्न प्रकार की जो योजना की तलाश में समुद्र से मौसम मतलब वो लोग मौसम तक चले गए होंगे कि उनको पता करना होता था कि भाई हमको किस तरह से जो मौसम है वो बदलता है, कौन से मौसम में फल लगते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। फोर्थ, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, that is winter and summer. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. तो चौथा कारण ये था कि लोगों को पौधों जानवरों को जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी जो है वो झीलों में, नदियों में पाया जाता था, जबकि कई नदियाँ और झीलें पूरे साल भर पानी से भरी रहती थी, तो इनको कहा जाता था पेरिनियल रिवर्स। जबकि दूसरी कुछ नदियाँ जो थी वो मौसमी होती थी, यानी उन नदियों में कुछ महीनों के लिए ही पानी होता था। उनके किनारे पर रहने वाले लोगों को गर्मियों के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो इसके अलावा जो लोग थे वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मिलने के लिए इधर से उधर जाते थे। Now, how do you come to school? How long would it take you to walk from your home to school? How long would it take you if you took a bus or rode a bicycle? तो आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं? आपको आपके घर से स्कूल जाने में कितना समय लगता है? आप ज़रा सोचो कि आपको कितना समय लगेगा अगर आप एक बस से ट्रैवल करते हैं या फिर आप एक साइकिल से ट्रैवल करते हैं, तो आपको कितना समय लगेगा। Now, how do we know about these people?
तो इन सभी जो लोग हैं इनके बारे में हमें किस तरह से पता चलेगा? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived best. तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने बहुत तरह के जो ये हंटर गैदरर्स जो टूल्स बनाते थे, जिसका ये इस्तेमाल करते थे, उनको ये आर्कियोलॉजिस्ट को ये टूल्स मिले। तो उन्होंने इससे ये देखा कि जो हंटर गैदरर्स थे वो पत्थरों के, लकड़ी के और जो बोन्स है उनके ये टूल्स बनाते थे, जो इनको जीवन जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसी से वो लोग शिकार वगैरह करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पे कि ये जो टूल्स दिखाए हैं आपको, ये सारे स्टोन टूल्स हैं। सो सम uses of stone tools are given below. Make a list of what these tools were used for and try and decide which of this task could be performed using a natural pebble. Give reasons for your answer. तो पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग नीचे दिए हैं। इन टूल्स का उपयोग किस लिए किया गया था, इसकी एक लिस्ट आपको बनानी है और कोशिश करें और तय करें कि इनमें से कौन सा टास्क नेचुरल पत्थरों का यूज़ करके किया जा सकता है। तो some of the stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hides, that is animal skins, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. तो इनमें से कुछ पत्थर के टूल्स का यूज़ जो है वो मांस और हड्डी को काटने के लिए किया जाता था। कुछ पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल, फलों और जड़ों को काटने के लिए किया जाता था। कुछ को हड्डी या लकड़ी के हैंडल से जोड़ा गया हो सकता है। शिकार के लिए भाले और तीर बनाना, लकड़ी को काटने के लिए दूसरे औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी का उपयोग झोपड़ियाँ और औजारों को बनाने के लिए भी किया जाता था। तो ये कुछ अलग अलग तरह के इस तरह से जो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी रहने के लिए जगह को चुनना। तो लुक एट मैप 2 बिलो। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। Hunter gatherers lived in many more places. Only some are shown in the map. Many sites were located near sources of water, such as rivers and lakes. तो यहाँ पे आप जो है मैप 2 देख सकते हैं। तो इस मैप 2 को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर रेड कलर के जो ट्राइंगल्स आपको दिए हैं, तो कुछ साइट्स यहाँ पे बताई गई हैं। ये वो जगह है जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं। तो हंटर गैदरर्स कई जगहों पर रहते थे, तो यहाँ पर केवल आपको कुछ जगह ही दी है जहाँ पर वो लोग रहते थे। मैप में वो लिमिटेड जगह ही आपको दिखाई है, आप ये देख सकते हैं। काफ़ी सारी जगहें पानी के सोर्सेस के पास लोकेटेड थी, जैसे कि नदियों और झीलों के किनारे। तो as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. तो चूँकि पत्थर के टूल्स काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर आसानी से मिल सकें। जिन जगहों पर पत्थर पाए जाते थे और लोगों ने इन टूल्स को बनाया था, उसे फैक्ट्री साइट कहा जाता था। How do we know where these factories were? Usually we find blocks of stones, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stones left behind at these sites. Sometimes people lived here for a longer spell of time. So these sites are called habitation cum factory sites. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कारखाने कहाँ थे? तो आमतौर पर हम पत्थर के जो ब्लॉक पाते हैं, जो टूल्स जो बनाए गए थे, और शायद इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया था क्योंकि वे सही नहीं थे, और इन जगहों पर पीछे छोड़ दिए गए बेकार पत्थर के चिप्स रह जाते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पत्थरों के जो है वो कारखाने होंगे। कई बार तो लोग लंबे समय तक यहाँ पर रहते थे। इन साइट को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। तो हैबिटेशन मीन्स जहाँ पे लोग रहते हों। सो
here in the side you can see that Bhimbetka in present day Madhya Pradesh, some sites known as habitation sites are places where people lived. These include caves and rock shelters such as the one shown here. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. Natural caves and rock shelters are found in the Vindhya and Deccan Plateau. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Now can you think of why people choose to live here? तो अगर हम बात करें तो आज का जो मध्य प्रदेश है तो इसे हम पहले भीमबेटका के नाम से जानते थे, जहाँ पे ये हंटर गैदरर्स रहते थे, तो जिन्हें हैबिटेशन साइट के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ पर लोग रहते थे पहले। तो इनमें गुफाएं और पत्थरों, ये जो है ये यहाँ पर गुफाएं और पत्थरों से बने हुए घर होते थे, जिसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं लोग इन प्राकृतिक गुफाओं को चुना करते थे क्योंकि ये गुफाएं इन्हें बारिश, गर्मी और हवा से बचाता था। तो ये नेचुरल गुफाएं और रॉक शेल्टर विंध्य और डेक्कन के पठारों में पाए जाते हैं। ये रॉक शेल्टर नर्मदा घाटी के पास है। अब आप सोच सकते हैं कि लोगों ने यहाँ रहना क्यों पसंद किया होगा। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।